हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ विच इज रिटन बाय तिशानी दोषी। ये चैप्टर में आज की क्लास में मैं फोकस करवाऊंगी आप लोगों को कि ये चैप्टर किस चीज पर बेस्ड है एंड देन द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विच मींस मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस चैप्टर को। इस चैप्टर में तिशानी दोषी बात करती है कि वो ना एक कॉन्टिनेंट में जाती है जो जो इस वर्ल्ड का कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड द विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है एंड द नेम ऑफ दैट कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका। वो ये भी बताती है हमको कि जो वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो कहां पर ट्रैप्ड है, वो अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है। और इसीलिए इसीलिए जो हमारी तिशानी दोषी हैं उनको ऐसा लगता है कि अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहां पर हम लोगों को अगर अर्थ की प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वी शुड गो एंड विजिट अंटार्कटिका। मे बी दैट इज द रीजन जो जियो ऑफ ग्रीन है उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ दैट इज स्टूडेंट्स ऑन आइस which aims at taking higher school students कहां पर ले जाते हैं, वो अंटार्कटिका ले जाते हैं जिससे वो थोड़ा क्लोजली अंटार्कटिका को समझ सके। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है विच इज अ वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं आप लोग और जल्दी से हम लोग चलते हैं हमारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर से। तो चैप्टर में क्या बोलते हैं कि ना वो बताती है तिशानी दोषी, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकेडमिक स्कॉलर स्काई हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो तिशानी दोषी है वो कह रहे हैं कि ना वो एक रशियन रिसर्च वेसल के साथ, जिसका नाम था अकेडमिक स्कॉलर स्काई, राइट, वो उनके साथ कहां गई थी, हमारे वर्ल्ड के कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट में गई थी और उसका नाम था अंटार्कटिका। उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका है। ठीक है, मेरी जर्नी बिगेन होती है 1309 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से। कहां से? मद्रास से शुरू करते हैं। और जहां से वो जब शुरू करते हैं तो उन्होंने कितनी बार 9 टाइम जोन्स उन्होंने क्रॉस करे थे, उन्होंने 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करे थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर क्रॉस करी थी, एटलीस्ट एज मेनी एक्वास्फीयर्स उन लोगों ने क्या करा था, उन्होंने क्रॉस करे थे, तब जाके वो अंटार्कटिका पहुंचे थे। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट ऑन द फुट, ठीक है, जब वो एट द एंड इतना ट्रैवलिंग करने के बाद जब वो कॉन्टिनेंट पे पहुंची थी, अंटार्कटिका पहुंची थी, ठीक है, इट टुक देम ऑलमोस्ट 100 आवर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कार में उन्होंने ट्रैवल करा, एरोप्लेन में ट्रैवल करा, शिप में ट्रैवल करा, ठीक है। और इतने कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैवल करने के बाद 100 घंटों के बाद वो कहां पहुंचे थे? उस कॉन्टिनेंट पर पहुंचे थे। और उनका जो फर्स्ट इमोशन था, राइट, अंटार्कटिका को देखकर, उस व्हाइट लैंडस्केप को देखकर, ठीक है, वो रिलीफ का था, उनको शांति मिली थी, क्योंकि यार कोई भी 100 घंटे ट्रैवल करने के बाद बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, राइट। तो सबसे पहला अंटार्कटिका के व्हाइट लैंडस्केप को देखकर, वाइड प्लस व्हाइट लैंडस्केप को देखकर वो उन्होंने सबसे पहला तो उन्होंने रिलीफ फील करा कि यार फाइनली वी हैव रीच्ड। और उसके बाद इमीडिएट वंडर, मतलब कि वो बहुत इतनी इंटेंस, इतना ग्रेट, इट वाज अ वेरी, अंटार्कटिका इज अ ग्रेट एंड वेरी बिग अंटार्कटिका, कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है वो। तो उसको देखकर उनको एकदम से वंडर करती है वो, उसकी इंटेंसिटी देखकर। एंड देन इट्स आइसोलेशन, उसका कितने आइसोलेटेड एरिया है वो, बेसिकली जो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है कितना आइसोलेटेड है, कितना सेपरेटेड है। और तो और सबसे ज्यादा वंडर उनको तब होता है जब वो ये रियलाइज करती हैं कि अंटार्कटिका और इंडिया एक ही लैंडमास का एक टाइम पर पार्ट था। कैन यू इवन इमेजिन दिस? कैन यू इवन बिलीव इट? तो अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री की, ठीक है। तो 650 मिलियन ईयर्स अगो, ओके, 650 मिलियन ईयर्स अगो एक जाइंट, क्या था, एक जाइंट लैंडमास था एंड द नेम ऑफ दैट लैंडमास वाज गोंडवाना लैंड। ओके, वो जो गोंडवाना लैंड था ना वो एग्जिस्ट करता था और उस टाइम पर चीजें बहुत डिफरेंट थी। तब ना ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते, तब ना डायनासोर्स थे। और जब डायनासोर्स वाइप आउट होने लगे ना, तब हम ह्यूमंस का स्टार्ट होने लगे थे एक्सटेंशन। बेसिकली हम लोगों का सर्वाइवल तब जाके स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ह्यूमंस तब तक ग्लोबल सीन पर अराइव नहीं हुए थे और जो क्लाइमेट था वो मच वार्मर बाय दैट टाइम। ओके, 650 मिलियन ईयर्स अगो। और उस टाइम पर फ्लोरा और फौना की ह्यूज वेराइटीज भी हुआ करती थी। तो 500 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब
यू नो, बट अराउंड द टाइम जब डायनासोर्स वाइप आउट होने लग गए थे ना, ठीक है, तब मैमल्स यू नो दे गॉट अंडरवे, वो लोग आने लग गए, और तब जो लैंड मास था दैट वाज फोर्स्ड इनटू टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और वो जो गोंडवाना लैंड था देन इट गॉट सेपरेटेड इनटू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब एज मच एज वी नो इट टुडे। और वो जो ग्लोब को उसने इस तरह का शेप करा था जैसे हम आज के टाइम में जानते हैं हमारे ग्लोब की शेप को। To visit Antarctica now is to be a part of that history. और अगर, and you know what, अगर आप अंटार्कटिका को अब विजिट करोगे ना, दैट मीन्स यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, आप हिस्ट्री समझ रहे हो, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। बेसिकली अंटार्कटिका से हमें पता चलता है कि हम लोग कहां से आए हैं और हम किस और हेड कर रहे हैं। It's to understand the significance of Cordilleran force in pre-Cambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमें अंटार्कटिका जाने से पता चलता है, यू नो, हिमालयास के बारे में समझ आता है, हमको माउंटेन रेंजेस के बारे में समझ आता है, हमें हमारे कार्बन, हमारे ऑक्सीजन, इन ओजोन लेयर्स, हमें किसी चीज का इवोल्यूशन, किसी चीज की एक्सटेंशन, सारी चीजें हमें समझ आती है वंस वी विजिट अंटार्कटिका। When you think about all that can happen in a million years, अगर तुम ये सारी चीजें कुछ मिलियन ईयर्स में हो सकती है, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. So basically इतने मिलियन ईयर्स में क्या क्या हो सकता है, आप वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे इंडिया नॉर्थवर्ड्स पुश हो रही है, ठीक है, जैम कर रही है अगेंस्ट एशिया, और यू नो क्या बना रही है, हिमालयाज बना रही है, जो साउथ अमेरिका है वो ड्रिफ्ट ऑफ हो रहा है नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है ड्रेक पैसेज, ओपन हो रहा है, जिससे यू नो सर्कमपोलर करंट क्रिएट हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैपेंड, और ये सारी चीजें हाउ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, वी विल ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड वंस वी विजिट अंटार्कटिका। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल, उनको ना सन, धूप पसंद थी, ओके, वो पूछते थे सन को, तो 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। वो कह रहे हैं मेरे जैसा इंसान जिसको धूप लेना पसंद है, राइट, और जो उसको सन रेज लेना पसंद है, तो बेसिकली मैं ऐसी जगह पर विजिट करा था मैंने जहां पर हमारे अर्थ की 90% आइस जो है वो स्टोर्ड है, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. Can you even imagine 90% of the ice कहां पर है, अंटार्कटिका में है। It's like walking into the giant ping pong ball, ठीक है, devoid of any human makers, इतने बड़े जहां पर कोई ह्यूमंस है ही नहीं, कोई ट्री नहीं है, कोई नोटिस बोर्ड्स नहीं है, कोई बिल बोर्ड्स नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, सारी अर्दली सेंस आप लॉस्ट कर जाते हो, आपको कुछ नहीं दिखते हैं एक्सेप्ट ice and time here. Okay, the visual scale ranges from the microscopic to the mighty. छोटे से छोटा कोई भी क्रिएचर से लेकर जाइंट से जाइंट क्रिएचर अंटार्कटिका जैसी कॉन्टिनेंट पर आपको मिलता है। ओके, मिजेस एंड माइट्स विच इज द माइटीएस्ट, सबसे छोटे क्रिएचर्स हैं ये, to blue whales and icebergs as biggest countries. So blue whale और icebergs, they are the biggest ones, okay, creatures. तो इनफैक्ट आप लोगों को पता है कि जो आइसबर्ग्स है ना, लार्जेस्ट रिकॉर्ड हुए हैं दैट वाज किसके साइज के, बेल्जियम के साइज के आइसबर्ग्स। कैन यू इवन इमेजिन इट, वो आपको अंटार्कटिका में देखने को मिल सकते हैं। Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light. Basically अंटार्कटिका में कोई रात ही नहीं होती है, and the ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche और calving ice sheet, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वहां पर ना वैसे कोई इंटरप्शन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो बिल्डिंग्स, देयर इज नो रोड्स, नथिंग, तो वहां पर ज्यादातर ना अगर कोई इंटरप्शन होती भी है तो किस वजह से होती है, वो होती है अवेलांचे की वजह से, ठीक है, कोई आइस शीट ब्रेक हो रही हो तो ही क्या होता है, तो ही कुछ उनका साइलेंस जो है वो इंटरप्ट होता है, अदरवाइज देयर इज नो डिस्टर्बेंस, देयर इज नो इंटरप्शन। It's an emotion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans, the
प्रोग्नोसिस इजंट गुड। सो बेसिकली हम लोग वो बता रहे हैं कि ये जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है यहीं पर आपको यहाँ से समझने को मिलेगी, और ऐसा लगता है ये देखकर कि ह्यूमंस का जो फ्यूचर है इट्स नॉट गुड। नाउ विल टॉक अबाउट ह्यूमन इम्पैक्ट। ओके, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था पार्ट ऑफ हिस्ट्री। नाउ द अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमन इम्पैक्ट। व्हाट इज द इम्पैक्ट? ओके, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होता है? ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पार्ट 12,000 years। ठीक है, कब से सिविलाइजेशन हो रहा है ह्यूमंस का? अराउंड 12,000 years से, राइट? तो barely few seconds on the geological clock। अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो उस पर तो few seconds है, 12,000 years, राइट? तो आप ये सोचो, अगर इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हमने इतना रूकस क्रिएट कर दिया है हमारे अर्थ के लिए, तो क्या होगा ओवर नेचर और विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज की वजह से हमने कितना रूकस क्रिएट कर दिया है, द रैपिड इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से, और हमने अपने रिसोर्सेज को इतना लिमिटेड कर दिया है, एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे, उनको इतना हमने यूज कर दिया, ओवर यूज कर दिया है कि अब हमारे पास लिमिटेड यूज के लिए फ्यूल्स पड़ा है हमारे पास। उस वजह से क्या हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक शीट, पूरी इतनी ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हो चुकी है, जिस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग नजदीक है, और जिस वजह से अंटार्कटिका बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मेजर और हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स है इस टाइम का। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? जो वेस्ट अंटार्कटिक आइस है क्या वो एंटायरली मेल्ट हो जाएगी? विल वो जो गल्फ स्ट्रीम है, ओशियन करंट, क्या वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा? क्या एंड ऑफ द वर्ल्ड नजदीक है? शायद से हो, शायद से ना हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? एंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट। तो इसलिए एंटार्कटिका जो है ना क्रूशियल एलिमेंट है हमारे डिबेट में, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसीलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ this is the only place in the world, but you know why? Because not just because it's the only place in which has never sustained a human population, therefore remains relatively pristine in this aspect. So basically but more importantly, because of it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice. So वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्योंकि अंटार्कटिका में कभी ह्यूमन रहे नहीं हैं, तो इसीलिए वो अपने फॉर्म में बहुत ओरिजिनल है, बहुत प्रिस्टाइन है। यही सिर्फ रीजन नहीं है, ओके, यही सिर्फ रीजन नहीं है कि ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और मे बी उस वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो उसका अपने एंड पर नजदीक है, खत्म होने वाला है ये वर्ल्ड एंटायरली। तो ये रीजन नहीं है, बल्कि ये भी रीजन है कि जो कि मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है कि भाई जो हमारी अंटार्कटिका है ना, 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स अपने अंडर द आइस शीट्स रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है? कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड है उन लेयर्स में, इस वजह से बहुत जरूरी है कि ये खत्म ना हो, ओके? इफ यू वांट टू स्टडी, और क्योंकि अगर हम उसे स्टडी करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं हमारे अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस टू गो, राइट? तो इसीलिए हमारी तिशानी दोषी ये कह रही हैं कि हम लोगों को ना अपने अंटार्कटिका को सेव करना है, बिकॉज हमारे मिलियन ईयर्स अगो की हमारी हिस्ट्री की जो कार्बन रिकॉर्ड्स है वो ट्रैप्ड है उन आइस शीट्स के लेयर्स में। तो अगर ये मेल्ट हो जाएगी तो वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट? सो दैट इज द रीजन वी हैव टू सेव अंटार्कटिका। स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है आई वाज वर्किंग विद ऑन, ठीक है, तो वो तिशानी दोषी कहती है, तो जो स्टूडेंट्स ऑन आइस वो जो प्रोग्राम है जो कि जियो ऑफ ग्रीन ने स्टार्ट किया हुआ है, राइट? वो क्या एम करता है कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ना उस एंड ऑफ द वर्ल्ड लेकर जाए और उनको इंस्पायर करे थ्रू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जो उनको हेल्प करेगा टू फॉस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपने प्लैनेट के लिए, प्लैनेट अर्थ के लिए एक रिस्पेक्ट आएगी उन लोगों के लिए, एंड देन दे विल वर्क फॉर सेविंग द प्लैनेट। और ये इट इज एन ऑपरेशन, पिछले 6 साल से इट्स एन ऑपरेशन विच इज हेडेड बाय, किसने स्टार्ट किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय जियो ऑफ ग्रीन, ओके, कैनेडियन है ये, जो ना
पहले बहुत ही रिच थे एंड अपनी जॉब में ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, वेरी रिच, राइट, बट वंस ही गॉट रिटायर्ड उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा क्योंकि ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड ही वांटेड टू गिव बैक समथिंग इन अ लिमिटेड वे, तो उन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम स्टार्ट करा जो ऑफर करता है फ्यूचर जनरेशन के पॉलिसी मेकर्स के, जो फ्यूचर जनरेशन है, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, जो वो व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जॉर्व, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे कैन एक्ट, तो वो उन हायर स्कूल स्टूडेंट्स को, बच्चों को वो लेकर जाते हैं जिससे वो फॉस्टर कर सके और अपनी न्यू अंडरस्टैंडिंग और अपने प्लैनेट के प्रति रिस्पेक्ट लेकर आए, राइट। तो ना द रीजन वो जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर, वो इसीलिए सक्सेसफुल था क्योंकि भाई आई नो साउथ पोल की साइड तो जाना इम्पॉसिबल ही है, राइट, और इट्स इजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। तो हम लोग ना अपने कंफर्ट जोन में बैठकर हम लोगों को कुछ रियलाइज नहीं होता है कि हमारे अंटार्कटिका में वो जो आइस लेयर्स है वो मेल्ट हो रही है, राइट, ऑफ आर रिस्पेक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बट जब हम उसको देख सकते हैं, जब हम उनको खुद अपनी आंखों से देखते हैं, आंखों देखी कभी झूठा नहीं होता, राइट, सो जब हम उसको देख पाएंगे, ठीक है, तो हम रियलाइज कर पाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग सच में आ रही है, इट इज नियर, और ये वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन जियोफ ग्रीन ने ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम स्टार्ट करा था, सो दैट द पॉलिसी मेकर्स, द यूथ ऑफ टुडे, ओके, दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्लैनेट अर्थ, दैट इट इज सिंकिंग, ओके। अंटार्कटिका क्योंकि अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसका इकोसिस्टम बड़ा सिंपल है, मे बी बिकॉज लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इतनी है, वो एक परफेक्ट प्लेस है समझने के लिए कि छोटे छोटे चेंजेस भी ना एनवायरमेंट में बिगर रेपरकशंस लेकर आ जाते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई ह्यूमंस नहीं रहते हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज अ प्लेस विच इज आइसोलेटेड, राइट, सो वहां पर छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत इजीली विजिबल होते हैं और पता चलता है कि छोटे चेंजेस के बिगर रेपरकशंस हो सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन की बात करो, वो जो ग्रासेस है ना, जो अंडर सी की जो ग्रासेस है जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, वो नरिश होती है और एंटायर सदर्न ओशियन की फूड चेन है वो, और ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स है ना, ये सन की एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, एसिमिलेट करने के लिए कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो प्रोसेस है ना विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसके थ्रू वो लोग अपना खाना लेते हैं। तो साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि ये डिप्लीट हो जाएंगे इन दी ओजोन लेयर, विल इफेक्ट दैट, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती गई, ठीक है, देन इट विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन वो सी अंडर सी ग्रासेस है, राइट, जो सन की एनर्जी लेती है, गॉट इट, सो विच इन टर्न विल अफेक्ट, और अगर ऐसा हुआ तो लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स उन बर्ड्स की उस रीजन की वो भी अफेक्ट होंगी, राइट, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, ग्लोबली कार्बन साइकिल भी फिर अफेक्ट होगा, राइट। तो इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एक्जिस्टेंस, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। सो बेसिकली इफ विल टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, देन देयर विल बी नो बिगर रेपरकशंस, ओके, ऑटोमेटिकली जो बिग थिंग्स होंगी वो अपना ध्यान खुद रखेंगी। So that is why we always say, no, there is a phrase that little things matters. तो वो छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे, वॉकिंग ऑन द ओशन, तिशानी दोषी बताती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ हिस्ट्री, देन द ह्यूमन इम्पैक्ट एंड देन दिस वॉकिंग ऑन द ओशन। वॉकिंग ऑन द ओशन में माई मीन्स तिशानी दुशानी, उनका एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस था, वाज फुल ऑफ एपिफेनीज, जो बट द बेस्ट वन वाज जब वो एंटार्क्टिक सर्कल पर 65.55 डिग्री साउथ पर क्या कर रही थी व्हेन शी वाज वॉकिंग, जो स्कॉलिस्काई थे ना, उन्होंने मैनेज करा था, ठीक है, कि उस थिक वाइड स्ट्रेच ऑफ आइस पर पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड पर वो उन्होंने क्या करा था, दे वर वॉकिंग। जो कैप्टन थे उन्होंने डिसाइड करा था कि दे विल टर्न अराउंड और वो नॉर्थ की साइड जाएंगे, लेकिन जिससे पहले वो जाते वापस उन्होंने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सारे सेफगार्ड्स पहन लिए थे और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस पर वॉक करा, वॉकिंग ऑन द स्टार्क व्हाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉरएवर। और हमारे फीट के नीचे इट वाज थिक आइस पैक और 180 meters of living breathing salt water था 180 meters नीचे, राइट, और उस आइस शीट पे, इतनी मोटी आइस शीट पे वो लोग वॉक कर रहे थे, विच वॉज एन एक्सपीरियंस यू कैन नेवर फॉरगेट।
ओके, सो मच लाइक, और पता है फिर जब वो वॉक कर रही थी ना, तो उनको याद आता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो कुछ दूरी पर उनको कुछ सील्स दिख रहे थे, राइट? तो वो फिर हमारी जो तिशानी दोषी है वो ये रियलाइज करती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं हमारे एरिया के स्ट्रीट में वॉक कर रही हूँ, और हमारे जो स्ट्रीट पेट्स हैं वो क्या है, वो डॉग्स हैं, और अंटार्कटिका में वही क्या है, सील्स हैं, राइट? तो ऑन आइस फ्लोट्स मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बेनियन ट्री, इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। और हर एक चीज इंडीड कनेक्ट करती है, ठीक है? वो यही पूरा चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, एंड दैट इज व्हाई इवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ओके, इवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो किस चीज पर फोकस कर रही थी? वो फोकस कर रही थी भाई लिटिल थिंग्स मैटर्स, 9 टाइम जोन्स, ठीक है, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और इतने सारे एक्वास्फेयर्स। वो अभी भी वंडर कर रही थी कि ये जो ब्यूटी है ना हमारी प्लैनेट की इज अनइमेजिनेबल। क्या होगा अंटार्कटिका अगर वापस से वार्म प्लेस हो जाएगी, ठीक है, जैसे पहले हुआ करती थी, ठीक है? और आप लोग ऐसा कहना चाहेंगे कि क्या होगा, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमोथ्स एंड वोली राइनोस, वो टाइम आ जाएगा, कौन क्या कह सकता है। लेकिन जब मैंने अंटार्कटिका में 2 हफ्ते बिताए, ओके, विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, ठीक है, तो ऐसा लगा, एक मन में एक उमंग आई है टू सेव द वर्ल्ड। और मैं फिर तिशानी दोषी कहते हैं ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन, बहुत कुछ हो सकता है ना मिलियन ईयर्स, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। इतने मिलियन सालों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक एक दिन मैटर करता है, एक दिन में भी बहुत चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं। एंड देन अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल दैट हमारी जो तिशानी दोषी है ना, वो यही कहना चाहती है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ द स्मॉलर थिंग्स, देन द बिगर थिंग्स विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, राइट? उनका यही फोकस रहा है इस चैप्टर में। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।